सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं लोकेश आलो ने एक बार वापस से आपके सामने सीएसआर नेट के कुछ अचीवर्स से डील करवाने वाला हूँ आपकी। जानते हैं अतुल से। पहले तो स्वागत करते हैं अतुल का कि अतुल आप कैसे हो। पहला क्वेश्चन मेरा हर किसी से यही होता है। थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत अच्छा हूँ। आई होप आप भी अच्छे होंगे। अ, क्या रहा आपका सबसे पहले रिजल्ट सर इस मैं बार, और किस बेच के आप स्टूडेंट थे, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर इस बार मेरी जीआरएफ में एआर 106 आई है। और सर मैं अभी मैंने एक साल पहले ही आईएफएस को ज्वाइन किया था। और एक साल से मैं निरंतर आईएफएस के साथ जुड़ा हुआ हूँ और तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस आईएफएस के इस बेच के साथ में। सर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही शानदार रहा। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आईएफएस के साथ मैं पहले जुड़ जाता तो हो सकता है मेरा पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही ये क्लियर हो जाता। वैसे आपका एमएससी मास्टर कौन से ईयर के अंदर कंप्लीट हुआ है। सर एक्चुअली मेरा मास्टर हुआ था 2021 में जूलॉजी डिपार्टमेंट से। फिर उसके बाद आपकी क्या जर्नी रही, मतलब बिफोर आईएफए ज्वाइन करने के पहले। सर जैसे कि मैंने बताया मैं बहुत भटका इधर उधर। पहले मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई की। अ, उसके बाद सर जब कुछ भी वर्क नहीं किया तो मेरे माइंड में आया कि चलो तैयारी शुरू करते हैं नेट जेआरएफ की। लेकिन सर वही पहले बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मैं उत्तराखंड से आता हूँ। तो यहाँ पे अच्छी कोचिंग मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो मैंने ऑनलाइन ट्राई किया। बहुत सारे मेरे को अदर इंस्टीट्यूट भी मिले पर मुझे उनसे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन सर एक बार मैं आईएफएस से एक बार मैं एनिमल फिजियोलॉजी का टॉपिक सर्च कर रहा था। तो मुझे प्रियांशु सर वहाँ पे दिखे तो मैंने फर्स्ट प्रियांशु सर का लेक्चर लिया था। प्रियांशु सर का लेक्चर लेने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना और फैकल्टी को भी देखा जाए। तो फिर मैंने केसी सर से बायोकेमिस्ट्री पढ़ी। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने और भी सर जैसे लालजी सर हो गए और विशाल सर हो गए उनके भी लेक्चर्स देखे। तो मैं इस तरह से आईएफएएस से जुड़ा। और मैं आज थैंकफुल हूँ कि मैं इनसे जुड़ पाया। आपने मतलब यूट्यूब के थ्रू आईएफएस के साथ में आप जुड़े थे। हाँ जी सर। और जैसे कि आपका तो ऑनलाइन बेच था, आपने अपने घर पे फिर कैसे सब कुछ मैनेज किया। लेक्चर्स आप कब सीन करते थे, फिर रिवीजन कैसे करते थे, क्या आपने नोट्स प्रिपेयर किए थे। यस सर। जब मैंने आईएफएस की आपकी लाइव जो बैच था वो ज्वाइन किया था। तो जैसे ही लेक्चर होते थे सुबह 8 बजे से और 12 से 1 बजे तक। तो मैं डेली कोशिश करता था कि वो लेक्चर देखूं। और लेक्चर देखने के बाद मैं मेरा दिन में एक स्लॉट रहता था जिसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। और शाम को जो मेरा टाइम बचता था उसमें मैं अपने नोट्स बनाता था जो भी क्लासेस मैंने मॉर्निंग में ली। तो इस कारण मैं डेली ये प्रैक्टिस करता था जिस वजह से मुझे सफलता मिली। और जैसे कि हम लोग ऑनलाइन करते हैं तो थोड़ी एक दिक्कत हो जाती है कि हमारा टीचर्स के साथ में ज़्यादा कन्वर्जेशन नहीं हो पाता है, कि कुछ डाउट्स वगैरह आफ्टर लेक्चर के बाद। हालांकि मुझे ये तो पता है कि जी हमें रिकॉर्डेड तो मिल जाता है। तो फिर कोई डाउट जी अगर आपको होता था तो फिर आप उसको कैसे टैकल करते थे। सर डाउट जैसे कि अगर मुझे पुराने लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट होता था तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करता था कि सर को जैसे कि उसमें मैसेज का ऑप्शन रहता है कि आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैं या तो सर को मैसेज कर देता था या तो जो दूसरे दिन लाइव क्लास होती थी उसमें सर मैं कोशिश करता था कि जो मेरा डाउट है वो क्लियर हो जाए। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी हम क्लास लेते थे शुरुआत करते थे तो लगता था माइंड में बहुत सारे डाउट हैं। लेकिन जैसे जैसे क्लास एंड होती थी तो ऐसा लगता था कि ये सारे डाउट तो मेरे ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत कम डाउट्स बचते थे जो पीछे रह जाते थे। आपकी ऐसी कौन सी यूनिट थी इन 13 यूनिट में से जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी। सर डिफिकल्ट तो जैसे डाइवर्सिटी थी एक जो मैंने इस बार भी नहीं की।
और आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी का भी मैंने 30-40% आपका हिस्सा किया हुआ था। बाकी तो जो सारी यूनिट थी, वो मेरे बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर रखी थी। तो सर यही था। और नोट्स एंड देन पीवाईक्यू के लिए फिर आपके पास में क्या सोर्स था? सर नोट्स तो जैसे मैंने आपको कहा कि पीडीएफ हमें मिल जाती थी, तो नोट्स तो मेरे वहाँ से बन जाते थे। लेकिन पीवाईक्यू के लिए जैसे डीपीपी होती थी डेली की, वो मैं प्रैक्टिस करता था। और जो पीवाईक्यू की केसी सर की बुक है, वो मैंने रिकमेंडेड की और मैंने सिर्फ उसी से क्वेश्चन सारे लगाए और मुझे उससे बहुत फायदा मिला। चलो बहुत बढ़िया। सो आपका जब एग्ज़ाम के पहले पहले जो रिवीजन शेड्यूल था या फिर आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ प्रिपेयर करे होंगे, तो वो कैसे था आपका? हाँ सर, मैंने गलती वैसे यही की, सर ने मेरे को बहुत समझाया कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, पर मैं अपने ही धुन में कि हो जाएगा, ऐसे ही रहा पूरे मतलब 5-6 महीने के अंदर। लेकिन सर मैंने जितने भी शॉर्ट शॉर्ट नोट बनाए थे, वो मैंने रिवाइज़ किए। और सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हर इंसान की अपनी-अपनी कुछ परेशानी होती है, कोई उसके पॉज़िटिव पॉइंट होते हैं, कोई नेगेटिव पॉइंट होते हैं। तो मेरे साथ एक चीज़ थी कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती थी। अभी भी सर मैं घर में बहुत सारी चीज़ें रख के भूल जाता हूँ, मम्मी से डाँट खाता हूँ रोज़। तो सर ये मेरे साथ दिक्कत थी, तो मैंने क्या किया, मैंने रिवीज़न पे बहुत फ़ोकस किया। तो सर इसी 6 महीने के अंदर जो हमारे एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हुए, तो जो मेरे नोट्स मैंने बनाए थे, वो मैंने कम से कम 7-8 बार रिवाइज़ कर लिए थे। इसलिए मुझे शॉर्ट नोट्स की इतनी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मुझे जो मैंने नोट्स बनाए थे, वही शॉर्ट लगने लग गए थे। इतनी बार रिवाइज़ हो चुकी थी वो चीज़ें। और भी कोई एग्ज़ाम आपकी जो कि क्रैक हुई हो इन दिनों? नहीं सर, फिलहाल तो मैंने यही टारगेट किया था, बाकी देखते हैं सर आगे। क्या प्लान है फिर आगे का? क्या सोचा है आगे करने का? अ, सर वैसे प्लान तो मेरा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ही। लेकिन सर वो क्या कहते हैं, अभी कुछ गाइडलाइंस भी यूजीसी के द्वारा जारी की गई हैं, तो उस हिसाब से शायद पीएचडी करना मैं बेहतर समझूंगा, क्योंकि उसके बाद आपका परमानेंट पोस्ट में थोड़ी हेल्प मिलेगी हाँ और आगे प्रमोशन में भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये बात तो सही है कि पीएचडी मोस्ट रिकमेंडेड हो जाता है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो, कि आफ्टर प्रमोशन के लिए जी आपको पीएचडी रिक्वायर्ड हो जाती है। सो बहुत बढ़िया डिसीजन रहा आपका वाला। एंड देन कुछ ऐसी बात जो कि आप कहना चाहते हो, जैसे जो भी ऑनलाइन से स्टडी करते हैं और वो आपने कुछ गलतियां करी हो या आपके लिए कोई पॉजिटिव पॉइंट हो जो कि आप चाहते हो शायद अगर कभी मुझे मौका मिलता तो मैं इसको सुधार लेता। सो ऐसा कुछ आपकी तरफ से? जी सर, यहाँ पे मैं एक महान कवि हैं हमारे बीच में, उनकी एक लाइन कोट करना चाहूँगा कि अगर आपको एक दिन जीतना है, तो आपको हर दिन जीतना पड़ेगा। तो प्रियांशु सर की ये लाइन है, तो उनकी ये लाइन मैंने बहुत फ़ॉलो की कि अगर आप एक दिन जीतना चाहते हैं, एग्ज़ाम के 3 घंटे बेहतर परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको डेली एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। तो सर कई बार क्या होता है कि हम उस रूटीन से भटक जाते हैं, कई बार हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप घर पे तैयारी कर रहे हैं, तो कभी-कभी माहौल नहीं मिल पाता। तो मैं कैंडिडेट से कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें सबके साथ नॉर्मल हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने अपना स्ट्रीक ब्रेक नहीं करना है। मतलब पढ़ाई को इतना आसान बना देना है कि चाहे तुम कहीं भी जा रखे हो। जैसे मेरे पास फ़ोन होता था सर, तो मैं फ़ोन में जैसे लेक्चर रहते थे, तो मैं कहीं भी जाता था, तो मेरे लिए बहुत आसान रहता था उन लेक्चर को रिवाइज़ करना। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। और सर जो पहली दूसरी बार तैयारी कर रहे हैं, वो तो अपने हिसाब से तैयारी करते रहें। लेकिन सर कई बच्चे ऐसे हैं जो तीसरी, चौथी, 5वीं अटेम्प्ट दे रहे हैं और उनका इस बार भी नहीं हुआ। सर उनके लिए मैं विशेष तरीके से कहना चाहूँगा, मेरा भी ये 3rd अटेम्प्ट था। तो सर मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास जो जिन बच्चों ने नेट जेआरएफ क्लियर किया है, उनसे ज़्यादा नॉलेज आपके पास है, लेकिन हो सकता है आप बहुत छोटी-छोटी गलतियाँ कर रहे हो। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि लाइफ़ में जो आप वो छोटी-छोटी गलतियाँ आप कर रहे हो, उन पे फ़ोकस करो, उन पे सुधार करो और खुद को कभी भी कम मत आँको। बस सर यही मेरा मैसेज रहेगा। चलो, सो देन अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और ये भी हमारी आशा है कि आप आगे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करो, जैसे कि आपका सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। सो थैंक यू।
सो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर स्टडी प्लानिंग बनाई गई थी एंड देन आखिरकार अचीवमेंट हासिल कर ही ली। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड देन ये वर्ड शायद आपके काम ज़रूर आया होगे एंड देन अगला जो स्टूडेंट हो वो आप ही हो शायद। सो थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, ठीक है।